आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव क्यों दुनिया के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को आप लास्ट तक अटेंड कीजिए और आप समझिए कि अमेरिका में चुनाव किस तरीके से करवाया जाता है कि अमेरिका में आज भी इतनी मजबूत डेमोक्रेसी है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अपने देश में चुनाव जो है अगर अमेरिका के तौर तरीके से होने लगे तो देश से जो दंगे फसाद की राजनीति वो किस तरीके से हटेगी। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक अटेंड कीजिए और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर आपके माइंड में कोई सवाल आए तो। देखिए सबसे पहले आप समझिए अमेरिका के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। देखिए अमेरिका में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, ग्रीन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टीज़ और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं। लेकिन जो चुनाव में देखा जाता है महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब चुनाव जो बार बार जीतने वाली पार्टीज़ है वो दो ही पार्टीज़ है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। इन दोनों के कैंडिडेट ही क्या है, बारी बारी से चुनाव जीतते हैं और प्रेसिडेंट के पद पर आकर देश और दुनिया को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने देखा इस बार 2024 में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, इन दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और कमला हैरिस चुनाव हार गई जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अब ये दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट जब चुनाव जीतते हैं तो देश और दुनिया को पता है क्यों प्रभावित करते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के जो विचारधारा है वो टोटली डिफरेंट है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसको लेफ्ट विंग कहा जाता है और रिपब्लिकन पार्टी जो है इसे राइट विंग कहा जाता है। लेफ्ट विंग का मतलब क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो लेबर वर्ग और मिडिल क्लास वर्ग के लिए काम करती है, पीस पे काम करती है, वॉर बिल्कुल नहीं चाहती है, हेल्थ सेक्टर पे इनका फोकस बहुत होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंसी पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस होता है। वहीं दूसरी ओर जो रिपब्लिकन पार्टी है ये राइट विंग को फॉलो करने वाली पार्टी है और इस पार्टी का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट का रोल जो है अर्थव्यवस्था पे, मतलब इकोनॉमी पे कम से कम हो और एक ओपन मार्केट अमेरिका को बना दिया जाए, ओपन मार्केट बना दिया जाए जहाँ पे जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसका बोलबाला हो। तो अगर एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो एक कैपिटलिस्टिक पार्टी है, वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, ठीक है। वो बिजनेसमैन की हितों की बात करती है, वो पार्टी कॉरपोरेट के हितों की बात करने वाली पार्टी होती है। वहीं दूसरी ओर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी होती है, वो लेबर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इन सभी लोगों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाती है। और रिपब्लिकन पार्टी की जो नीति है वो कॉरपोरेट सेंटर्ड होती है। इसलिए दुनिया जो है बस इस बात का इंतज़ार करती है कि कौन से पार्टी के कैंडिडेट सत्ता में आएगा, मतलब कौन से पार्टी जो है इस बार पावर में आएगी। इस बात का दुनिया इंतज़ार करती है क्योंकि ये जब सत्ता में आते हैं तो दुनिया को प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए अभी रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई तो अब क्या होगा, दुनिया इसकी नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। जैसे कि इन्होंने इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें कही है, अभी पॉलिसीज़ भी ये लाएंगे। इन्होंने कहा कि भाई जिन जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो पहले तो अमेरिका में रुक भी जाते थे, अब उनको रुकने नहीं दिया जाएगा। इससे आईटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और हमारे देश में भी इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। वहीं दूसरी ओर इन्होंने ये कहा कि भाई हम इज़राइल का साथ देंगे। आपने देखा होगा गजा पट्टी और इज़राइल में युद्ध हो रहा, मतलब फ़िलिस्तीन और इज़राइल में युद्ध हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो है इज़राइल के साथ खड़े हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, उसको भी ये शांत कराने की कोशिश करेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो है कॉरपोरेट टैक्स को कम करेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई हम इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, मतलब अगर चाइना से कोई प्रोडक्ट अमेरिका में इम्पोर्ट किया जाएगा तो 60% तक उसमें टैक्स लगाया जाएगा एक्स्ट्रा। तो देखिए ये जो नीतियां हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, इनका देश के लेवल पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा और ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अमेरिका का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है देश और दुनिया के लिए। देश का मतलब अमेरिका के लिए और दुनिया का मतलब दूसरे देशों के लिए। अब देखिए ना, अभी अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट अमेरिका में इंपोर्ट किया जाएगा तो 60% क्या कर दिया इन्होंने, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। तो अब क्या होगा, चाइना इससे प्रभावित होगा। वहीं दूसरी ओर क्या कहा कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स क्या करेगा, ये
कम करेगा। तो भैया कॉर्पोरेट सेक्टर को ये क्या कर रहा है भाई, फायदा पहुंचा रहा है। फिर इन्होंने क्या बोला कि भाई इजराइल के साथ हम खड़े रहेंगे। तो देखो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जो गल्फ कंट्रीज है, उन पे क्या इनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई इजराइल फिर से क्या है, गजा पे हमला कर सकता है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अमेरिका के नीतियों का देश और दुनिया पर फर्क पड़ता है। चलिए अब समझिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस को और एलिजिबिलिटी को। देखिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ पर सिस्टम यूज होता है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, या आप इसको आप कह सकते हो इलेक्टोरल कॉलेज मेथड। ठीक है, इसी मेथड की मदद से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल में होता है। डेट एकदम फिक्स्ड है, हर 4 साल में नवंबर के मंथ में फर्स्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा उस ट्यूसडे को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये बात साफ साफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है। ठीक है, अमेरिका में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट को 35 इयर्स का होना चाहिए और अमेरिका में उनका जन्म होना चाहिए और पिछले 14 साल से मतलब 14 ईयर्स से वो अमेरिका में रह रहा हो। ठीक है, एक व्यक्ति अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। हालांकि वो चुनाव जितनी बार भी लड़े लेकिन प्रेसिडेंट वो 2 बार ही बनेंगे। अब देखिए इसके पीछे का तर्क है कि भाई नए लोगों को भी तो चांस दो। अब मुझे कमेंट करके आप बताइए, क्या एक आदमी को 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट बनने दिया जाना चाहिए या नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए? ठीक है, तो ये कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइए। तो अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, 2 बार के बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, अब समझिए इलेक्शन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, प्राइमरीज एंड कॉकसेस। अब देखिए प्राइमरीज एंड कॉकसेस क्या होता है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन। फिर से समझिए मेरी बात को, पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन होता है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। ये दुनिया का सबसे अनोखा सिस्टम है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको शायद ही किसी देश में ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्टी के अंदर चुनाव होता है, पार्टी के कार्यकर्ता वोट्स देते हैं किसे, कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। ठीक है, अब इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। अमेरिका में बहुत सारी पार्टीज है, मैं यहाँ पर 2 पार्टीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, डेमोक्रेटिक पार्टी है ना और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी भाई बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, लाखों कार्यकर्ता होंगे, है ना, और बहुत सारे सीनियर्स बहुत सारे जूनियर्स लोग होंगे उसमें, और बहुत सारे माइंडेड लोग भी होंगे। तो मान लेते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से 20 लोगों ने कहा कि भाई हमको टिकट दो। ठीक इसी तरीके से अपने इंडिया में भी हो सकता है। बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते होंगे भाई हमको प्राइम मिनिस्टर के लिए तुम दावेदारी दो। ऐसा बीजेपी में भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है ना। ऐसे कांग्रेस में भी हो सकता है कि भाई राहुल गांधी को क्या करो, प्राइम मिनिस्टर बना दो। कार्यकर्ता अगर डिमांड करने लगे, या फिर इधर खड़गे साहब भी अपने आप को क्या समझ ले कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर के योग्य हैं। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर और दूसरे 2-4 नेता खड़े हो जाए कि भाई ठीक है हम भी प्राइम मिनिस्टर बनने का दावा रखते हैं, योग्यता रखते हैं, हमें भी टिकट दिया जाए। ठीक है, तो भारत में ऐसा संभव अभी तक तो नहीं है, भविष्य का मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या भारत में भी ऐसा सिस्टम लागू हो जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल इलेक्शन हो और उसमें कार्यकर्ता वोट करें कि किस व्यक्ति को टिकट मिले या किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर मान लो 20 लोगों ने क्या कहा कि भाई मेरे को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दो। 20 लोगों ने कहा, अपनी योग्यता बताई कि भाई ठीक है हम भी योग्य, भाई हम भी योग्य, हम भी योग्य। 20 लोगों ने ऐसा कहा। ठीक उसी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी के भी 20 लोगों ने कह दिया, या 10 लोगों ने कह दिया, 15 लोगों ने कह दिया कि भैया हम योग्यता रखते हैं, हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए और हमें टिकट मिले। ठीक है, जैसे कि आपने इस बार देखा होगा कि 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था कि भाई हमें टिकट मिलना चाहिए, जैसे कमला हैरिस, जो बाइडन, उसके बाद मैरिन विलियमसन, जैसन प्लैमर, और भी बहुत सारे नाम थे। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे लोग थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, निक्की हेले, रॉन डे सेंटिस, और अपने एक भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी थे। उन्होंने भी कहा था कि भाई हमको भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने दिया जाए, टिकट दिया जाए। बाद में प्राइमरीज हुआ, कॉकसेस हुआ, और फाइनली जो नाम आया वो किसका नाम आया? 2 लोगों का नाम आया, मतलब 2 लोग वहाँ पर जीते। प्राइमरीज एंड कॉकसेस में 2 लोग जीते, एक रिपब्लिकन पार्टी से
रिपब्लिकन पार्टी से जो कैंडिडेट चुना गया वो अपना डोनाल्ड ट्रंप, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कैंडिडेट चुना गया वो कौन, ये अपना कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस। अब देखिए ये चुनाव कैसे हुआ, पार्टी के अंदर चुनाव हुआ, पार्टी के अंदर चुनाव हुआ कि किस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, प्राइमरीज एंड कॉकसेस। अमेरिका के सभी राज्यों में प्राइमरीज एंड कॉकसेस होता है। ठीक है, अब प्राइमरीज एंड कॉकसेस में डायरेक्टली जो पार्टी के सारे कार्यकर्ता प्रेसिडेंट का टिकट किसको मिलना चाहिए उसको वोट नहीं करते, डेलीगेट्स चुनते हैं। ठीक है, डेलीगेट्स चुनते हैं। प्राइमरीज एंड कॉकसेस में डेलीगेट्स को चुनते हैं, मतलब प्राइमरी जो कार्यकर्ता होते हैं कि भाई ठीक है, हेड को किसी एक व्यक्ति को चुन लिया एक जिले में, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही दूसरे जिले में दूसरे व्यक्ति को चुन लिया, इस तरीके से वो डेलीगेट्स को चुनते हैं। और ये सारे डेलीगेट्स जो है नेशनल कॉन्वेंशन, स्टेप नंबर 2, नेशनल कॉन्वेंशन में इकट्ठे होते हैं सभी राज्यों से, जो प्राइमरीज एंड कॉकसेस से निकल कर आते हैं, मतलब चुन कर आते हैं डेलीगेट्स, रिप्रेजेंटेटिव आप कह लो, कार्यकर्ताओं का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, नेशनल कॉन्वेंशन में। नेशनल कॉन्वेंशन का मतलब पार्टी का कॉन्वेंशन होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, इसी दिन क्या होता है, ये जो डेलीगेट्स होते हैं, ये सारे डेलीगेट्स वोट करते हैं। किसको वोट करते हैं, कि भाई फलाना व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलता है उसको टिकट मिलता है और वो फाइनली चुनावी मैदान में एंटर करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, स्टेप नंबर 1 में देखा कि पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन होता है और जहां पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं वो वोट्स करते हैं। ठीक है, प्राइमरीज में जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट तरीके से होती है, मतलब गुप्त वोटिंग होती है। वहीं दूसरे जो कॉकसेस है वो सभा, आप समझ लीजिए सभा। ठीक है, सभा का मतलब ये हो गया कि भाई 1000 लोग इकट्ठे हुए कि हाँ भाई तुमको ट्रंप पसंद है, तो कितने लोगों को ट्रंप पसंद है हाथ उठाओ। ठीक है, कितने लोगों को निक्की हैली पसंद है भाई हाथ उठाओ। तो जिसको जो पसंद है हाथ उठाया, तो भाई वहीं से डेलीगेट्स चुने गए। फिर प्राइमरीज एंड कॉकसेस से जो डेलीगेट्स इकट्ठे हुए, ये डेलीगेट्स नेशनल कॉन्वेंशन में जाकर प्रेसिडेंट के लिए कौन नॉमिनेट होएगा, मतलब किसको टिकट मिलेगा, उसको वोट करते हैं। डेलीगेट्स 2 तरीके के हो सकते हैं, प्लेस्ड और अनप्लेस्ड। मतलब कुछ लोगों को, जैसे कि पार्टी के कार्यकर्ता जब वोट देते हैं तो बोल देते हैं कि भाई तुम जाके डोनाल्ड ट्रंप को चुनना मेरे तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करना, या तुम जाके निक्की हैली के लिए वोट करना। मतलब ये रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता बोलते होंगे। वहीं दूसरे डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता ही बोलते होंगे कि भाई तुम जाके कमला हैरिस को वोट करना, या फिर तुम जाके जो बाइडेन को वोट करना। तो ये जो व्यक्ति शपथ लेकर आते हैं, प्लेस लेकर आते हैं, तो उसी व्यक्ति को वोट देते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव मतलब डेलीगेट्स इस तरीके के होते हैं जो अनप्लेस्ड होते हैं, ये पार्टी के सीनियर्स लीडर होते हैं। ठीक है, तो ये अपने मन से जिसको भी वोट देना होता है ये अपने मन से देते हैं, और फाइनली वे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने का टिकट मिलता है जिसे सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स ने वोट दिया हो। ठीक है, जो बहुमत पाया हो, मतलब पार्टी के अंदर जिस व्यक्ति की जीत हुई हो, वही व्यक्ति क्या करेगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि कितना अनोखा प्रोसेस है कि भाई पहला चुनाव कहाँ पे, पार्टी के अंदर। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले तुमको ये तय करना पड़ेगा कि तुम टिकट लेने के योग्य हो। रियली व्हाट ए ग्रेट आइडिया, रियली ये जो आइडिया है इतना प्यारा आइडिया है। आप सोच के देखिए अब जरा कि ये वाला जो प्रक्रिया अपने देश में लागू हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो है एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और वही व्यक्ति देश का नेतृत्व करेगा जिस व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं। जिस व्यक्ति को ज़्यादा डेलीगेट्स ने वोट किया उस व्यक्ति को पार्टी का क्या मिल गया, टिकट। अब टिकट पाने के बाद वो फाइनली उतरेंगे मैदान में। अब यहाँ से स्टार्ट होगा नंबर 3, इलेक्शन कैंपेन। अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन जो है ये भी अनोखे तरीके से होता है। एक तो कॉमन तरीका है भाई सोशल मीडिया का यूज़ कर लो, होर्डिंग लगा दो, बोर्ड्स लगा दो, पैम्पलेट्स बंटवा दो, डोर टू डोर कैंपेन कर दो। ये तो कॉमन तरीका है, ये हर देश में देखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका में सबसे एक यूनिक तरीका है कैंपेन करने का वो है टीवी डिबेट। और मैं बता दूं इससे क्या होता है, लोगों का माइंड से चेंज हो जाता है और लोगों को ये पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति मतलब कौन सा कैंडिडेट योग्य है और कौन सा कैंडिडेट बतौलाबाज है। बतौलाबाज समझो, गोलीबाज, मतलब झूठ सच बोलने वाला। ठीक है, इससे लोगों को, अमेरिका के लोगों को पता चल जाता है क्योंकि ओपन डिबेट होता है। जो टीवी में जो डिबेट होता है ओपन डिबेट होता है। इसमें 3 डिबेट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। डिबेट ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है CPP,
कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। ये एक ऐसी संस्था है, ये पार्टीज ने खुद बनाया है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है खुद बनाया है कि भाई हम जो है अपने देश में जो चुनाव कराएंगे, भाई ठीक है तुम प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट के चुनाव को लड़ेगा भाई टीवी पे आके वो ओपन डिबेट करेगा, अपनी रणनीतियों को बताएगा, अपना माइंडसेट बताएगा, अपना विजन बताएगा कि भाई देश की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। और यहाँ पर फिर वो कुछ तरीका होता है, भाई किसने डिबेट जीता, किसने डिबेट हारा, तरीके होते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों को ये पता चलता है कि मेरे लीडर में, मेरे जो आने वाले लीडर है जिसको मैं वोट करूंगा, उसकी काबिलियत है या नहीं, वो ऐसे ही बस बातें करने वाला है या सच में उसके पास में कोई विजन है। और एक डिबेट नहीं होता, 3 डिबेट होता है, प्रेसिडेंट के उम्मीदवारों के बीच में होता है, और एक डिबेट जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवारों के बीच में होता है। अमेरिका में चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एक साथ ही होता है, ठीक है। तो डिबेट होता है। इस बार के डिबेट में पता क्या हुआ, जो बाइडेन जो थे वो प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं कर पाए, और पता है क्या हुआ, फाइनली उन्होंने विद्रो कर लिया, मतलब कि भाई ठीक है मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा देखा जा रहा, कई बार कुछ लोगों ने इस तरीके से आर्टिकल में दिया, लेकिन जो बाइडेन ने बाद में कहा कि नहीं, मैं हेल्थ इशू की वजह से क्या है चुनाव को मैंने क्विट कर दिया और चुनाव लड़ने से मैंने मना कर दिया। अब देखो डिबेट में वो जब सवालों का जवाब नहीं दे पाया प्रॉपर्ली, तो क्या हुआ, अपने आप को उन्होंने पीछे हटा लिया, क्योंकि पब्लिक देखती है, अमेरिका की पब्लिक और हमारे देश की पब्लिक में बहुत अंतर है। हमारे देश की पब्लिक को तो बस धर्म के नाम में 5 मिनट लगेगा बहकने में, दिमाग बंद करके बैठा है, बस धर्म के नाम पर कोई बातें कह दो तो 2 मिनट में बैठे धर्म के नाम पर वोट डालना स्टार्ट कर देंगे, जात के नाम पर वोट डालना स्टार्ट कर देंगे, इस उसका आता पता कुछ है नहीं, फिर हल्ला करेंगे कि भाई हमारे में स्किल नहीं है, हमारे में स्किल नहीं है, हमारे में स्किल नहीं है। तो अमेरिकी चुनाव में जो डिबेट होता है ना भाई, आप सबको सुनना चाहिए। इंग्लिश में डिबेट होता है, आपको सुनना चाहिए स्लो करके, आपको फिर आसानी से समझ में आने लग जाएगा। तो जब भी डिबेट होता है ना उम्मीदवारों के बीच में, प्रेसिडेंट के उम्मीदवारों के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में, टॉपिक ओरिएंटेड डिबेट होता है, जैसे क्लाइमेट चेंजेस पे, फॉरेन पॉलिसीज पे, इकोनॉमी पॉलिसीज पे, हेल्थ सेक्टर पे डिबेट होता है, इमिग्रेशन पे डिबेट होता है, मतलब जो काम के टॉपिक्स होते हैं उसमें डिबेट होता है, और घंटों डिबेट होता है, और ओपन डिबेट होता है। और मीडिया जो है, मीडिया एकदम ओपनली क्वेश्चंस पूछती है, और जो लोग हैं क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई उसको जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं देगा तो फिर लोग देखेंगे कि भाई लोग तो वहाँ पे लिसनर होते हैं, बहुत बढ़िया से सुनते हैं, फिर देखेंगे भाई इस कैंडिडेट में दम नहीं है, ठीक है, इस कैंडिडेट में दम नहीं है। और आपको बताऊं, ये जो डिबेट है चुनाव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में। आपने हमारे देश में भी डिबेट होता है, आपने देखा होगा कि 2-4 न्यूज़ चैनल वाले में, मैं क्या बोलूँ, थोड़ा कड़वा शब्द बोलूँगा, 5 गधे बैठ जाते हैं। अच्छा बताओ जी लब जिहाद क्या होता है, अच्छा बताओ जी लैंड जिहाद क्या होता है, ठीक है, अच्छा बताओ जी तुम्हारे पार्टी ने ऐसा किया था। अरे भैया, मतलब 4 लोग बैठेंगे, और इसमें जो है ना पॉलिटिकल लीडर नहीं बैठते हैं, पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं। जबकि पॉलिटिकल डिबेट में किसको बैठना चाहिए, जो चुने गए हैं या जिसे चुना जाना है, लेकिन बैठेंगे कौन, पार्टी के प्रवक्ता बैठेंगे और बैठ के इधर उधर की बात करेंगे। अच्छा, कुछ डिबेट तो ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में, जहां पे ऐसे लोग बैठते हैं कि आपस में लड़ने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, और डिबेट से कोई लर्निंग नहीं मिलता है, सिर्फ धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे हेट फैलता है। बहुत सारे डिबेट आपको हमारे देश में इस तरीके का देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत में भी उम्मीदवारों के बीच में डिबेट होना चाहिए, ऐसा कल्चर स्टार्ट होना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब कैंपेन हो गया, अब स्टेप नंबर 4 आता है, डे ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग। ये बात तो पहले से ही क्लियर है कि हर 4 साल में नवंबर मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे, जो कि मंडे के बाद आएगा, फर्स्ट मंडे के बाद आएगा, उसी दिन वोटिंग होगी, ठीक है। ये बात तो पहले क्लियर है। लोग वोट कैसे करते हैं, देखिए, लोग अमेरिका में जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, उसमें 538 जो है इलेक्टर्स होते हैं। अब 538 इलेक्टर्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो जनता जो वोट करती है, कैसे करती है, जनता इलेक्टर को वोट करती है, और इलेक्टर जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। फिर से समझिए इस बात को, जनता इलेक्टर्स को चुनती है, और इलेक्टर्स जो है जनता के बिहाफ पर राष्ट्रपति को, मतलब प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब इलेक्टर्स क्या होता है, देखिए, अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, सभी राज्यों को मिलाकर 538 इलेक्टर्स की संख्या
डिटरमाइन किया गया। मतलब अमेरिका में जो टोटल इलेक्टर्स हैं वो कितने हैं 538। हमारे यहाँ पर है ना 543 है लोकसभा की सीट्स है ना, कितने 543। ठीक इसी तरीके से अमेरिका में क्या है 538 इलेक्टर्स है। अब ये 538 इलेक्टर्स जो है राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अब इन इलेक्टर्स को जो है जनता चुनकर भेजती है, किस लिए, राष्ट्रपति को चुनने के लिए। क्लियर। तो जनता राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं करती है, जनता पहले इलेक्टर्स को चुनती है और इलेक्टर्स जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब इलेक्टर्स को जो जनता चुनती है वो राष्ट्रपति के नाम से चुनती है। जैसे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है, अब एक्स नाम का व्यक्ति क्या हो गया, उसका इलेक्टर्स हो गया। ठीक है, एक्स नाम का व्यक्ति उसका इलेक्टर्स हो गया। ठीक इसी तरीके से कमला हैरिस जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या है, उम्मीदवार है। अब इसके नीचे क्या आ गया भाई, वाई नाम का क्या हो गया, इलेक्टर्स का नाम दे दिया गया शॉर्ट में। तो जनता वोट डालेगी किसको, वाई इलेक्टर्स को वोट डालेगी, किसके नाम पर, किसको देखकर, कमला हैरिस को देखकर। दूसरी ओर जनता किस पे वोट डाल सकती है, एक्स नाम के इलेक्टर्स पर, किसको देखकर, डोनाल्ड ट्रंप को देखकर। ठीक है, अब ये जो इलेक्टर्स है ये सारे इलेक्टर्स क्या करेंगे, राष्ट्रपति के लिए वोट्स करेंगे और जिनको ज़्यादा मतलब जिनको बहुमत मिल जाएगा वो फाइनली राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे। अब स्टेप नंबर 5 में आप समझिए कि जो इलेक्टर्स है इसकी संख्या कितनी है 538, जिसे मिलाकर क्या बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। एक पार्टी को मतलब एक व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए 270 मतलब 270 इलेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। जिस भी कैंडिडेट को 270 इलेक्टर्स का सपोर्ट मिल जाता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब यहीं पर जो अमेरिका के चुनाव का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो आप कह सकते हो अमेरिका के चुनाव का जो सबसे बड़ी कमी है वो देखने को मिलती है। अब ये जो कमी है ये एक सिस्टम के कारण से, इस सिस्टम को कहा जाता है विनर टेक ऑल सिस्टम। विनर टेक ऑल सिस्टम, समझिए जरा इस बात को। विनर टेक ऑल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी राज्य में 51% वोट्स ले आए, ठीक है 51% वोट्स ले आए या 51% इलेक्टर्स को जीत ले, तो बाकी के जो बचे हुए जो 49% इलेक्टर्स है उसके वोट्स भी उसी व्यक्ति को मिल जाएगा। मतलब अगर 51% किसी ने जीता तो समझा जाएगा कि वो 100% जीत गए। फिर समझो मेरी बात को, अमेरिका के चुनाव की एक सबसे बड़ी जो कमी है वो कौन सा व्यवस्था है, विनर टेक ऑल, विनर टेक ऑल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि किसी भी राज्य में अगर एक कैंडिडेट को 50% से ऊपर वोट्स मिलते हैं तो यह माना जाता है कि उसे 100% वोट्स मिल गए हैं और सारे जो इलेक्टर्स हैं फिर उसको सपोर्ट करते हैं। ये अमेरिकी चुनाव का सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत ही ज़्यादा जिसकी आलोचना होती है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह है उनका तर्क होता है कि भाई ये हमारा परंपरा है, ठीक है। लेकिन इस परंपरा की वजह से क्या होता है कि एक ऐसी पार्टी भी चुनाव जीत जाती है जिस पार्टी को वहाँ के 49% लोगों ने पसंद नहीं किया होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अमेरिका के टोटल स्टेट्स कितने हैं 50, ठीक है। हर स्टेट्स के इलेक्टर्स की संख्या क्या है, उसकी आबादी के हिसाब से बांटा गया, ठीक है। आप एक स्टेट को जानते हैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो इलेक्टर्स की संख्या है वो है 28, ठीक है। एक और स्टेट है कैलिफोर्निया, यहाँ पर जो इलेक्टर्स की संख्या है वो है 54, ठीक है। कमला हैरिस को यहाँ पर मतलब न्यूयॉर्क में 55% लोगों ने वोट किया, ठीक है। अब इलेक्टर्स की संख्या कितनी है 28, तो कमला हैरिस को कितना मिलना चाहिए यहाँ पर, लगभग 15 सीट या फिर 16 सीट। लेकिन विनर टेक ऑल सिस्टम की वजह से क्या हुआ, कमला हैरिस को 28 सीट मिल गए, ठीक है। वहीं दूसरी ओर एक और स्टेट है कैलिफोर्निया, यहाँ पर जो टोटल इलेक्टर्स की संख्या है वो है 54। कमला हैरिस को यहाँ पर जो वोट्स मिले वो मिले 58%। अब कमला हैरिस को यहाँ पर सीट्स के लिए कितनी मिलनी चाहिए भाई, 54 का 58% कितना होगा भाई, 27-28 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन कितनी सीट्स मिली कमला हैरिस को यहाँ पर, कमला हैरिस को यहाँ पर सीट्स मिली 54, मतलब 100% सीट्स। कहा जाता है विनर टेक ऑल सिस्टम्स की ये सबसे बड़ी खामी है। आपको वोट्स अगर 50% से ऊपर मिलते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपको 100% वोट्स मिले हैं, ठीक है। अमेरिका के 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। देखो अमेरिका के स्टेट्स और भारत के स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अमेरिका के स्टेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में, मतलब केंद्र की तुलना में। लेकिन भारत के जो स्टेट्स है
वो केंद्र की तुलना में ताकतवर नहीं है। यहाँ पर केंद्र क्या सबसे ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। इसलिए क्या है कि 2 ऐसे राज्य हैं अमेरिका में जो कहता है कि भैया हम विनर टेक ऑल सिस्टम को नहीं मानते हैं। एक राज्य का नाम है मेन और दूसरे राज्य का नाम है नेब्रास्का। ये दोनों राज्य जो है विनर टेक ऑल सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब समझिए स्टेप नंबर 6, सर्टिफिकेशन। जो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, जो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है, भाई तुम चुनाव अब जीत चुके हो। स्टेप नंबर 7, डे ऑफ इनॉग्रेशन। ये 20 जनवरी को होता है। जो पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं इसी दिन शपथ लेते हैं और अपने देश की जिम्मेदारी को संभालते हैं और अपना कार्यकाल स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है और कैसे होता है और किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से हमारे देश के लीडर्स को, हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को क्या सीखना चाहिए। क्या जो डिबेट वाला एनवायरनमेंट है या जो डिबेट वाला जो कल्चर है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी, हमारे इलेक्शन सिस्टम में भी लागू होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।